नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं मिशन फिट रहो। और आज बात हृदय रोग की करेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव के चलते लोग अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते और ना ही वो रेगुलर एक्सरसाइज कर पाते हैं। इसी के चलते कम उम्र वाले लोगों को भी अब हृदय रोगी संबंधी शिकायतें सामने आने लगी हैं। अगर आप भी दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी से परेशान हैं और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर विनीश जैन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनीश आपका हमारे शो में। नमस्कार। तो चलिए शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत सी बीमारियां बढ़ती उम्र के साथ सामने आती हैं, लेकिन आज की बदलती जीवन शैली में कम उम्र में ही लोगों को दिल के रोग होने लगे हैं। पिछले 2 दशकों में भारत में बैड लाइफस्टाइल, डिप्रेशन, एक्सरसाइज ना करने और बैड फूड हैबिट्स की वजह से लोगों को दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने लगी हैं। बदलती जीवन शैली और गलत खान पान के कारण आज हम दिल की कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हृदय से जुड़ी बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर रोग, कार्डियोमायोपैथी, वॉल्वुलर हृदय रोग, इन्फ्लेमेटरी हृदय रोग, हाइपरटेंसिव हृदय रोग, हार्ट फेल्योर, कोरोनरी हृदय रोग। दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर रखने के लिए जरूरी है कि हम छोटी छोटी बीमारियों को भी नजरअंदाज ना करें। दिल की बीमारी होने का कारण हमारी जीवन शैली है। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही आपको बीमारी से दूर रख सकता है। हृदय रोग के कारण धूम्रपान, कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, मधुमेह, शारीरिक व्यायाम का अभाव, अधिक वजन होना, डिप्रेशन। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर दिल को रोग मुक्त रखा जा सकता है। दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी को नजरअंदाज ना करें और समय समय पर हृदय रोग विशेषज्ञ से जरूर सलाह लेते रहें। तो डॉक्टर विनीश, रिपोर्ट आपने देखी, हमने कोशिश यहाँ पर की थी कि रिसर्च करके जितनी भी इम्पोर्टेंट जो रिसर्च है हमारी वो यहाँ पर दर्शकों को दिखा सके। ऐसे में क्या कोई ऐसी जानकारी छूट गई है जो आप बताना चाहते हैं हार्ट डिजीज से जुड़ी हुई इस रिपोर्ट में? देखिए, इसमें कुछ जानकारी तो ज़रूर दर्शकों को मिली होगी, लेकिन ये जो समस्या है उसकी कितनी गहराई है और कितना व्यापक हो गई है वो शायद इससे नहीं पता लगता। एक जो सर्वे किया गया पिछले साल, उसके हिसाब से भारतवर्ष में इस समय करीबन 40 मिलियन हृदय रोग से ग्रसित लोग हैं। हर साल करीबन 20 लाख मरीजों को हार्ट अटैक होता है और करीबन 2.5 लाख एंजियोप्लास्टीज होती हैं, 1.25 लाख करीबन बाईपास सर्जरीज या ओपन हार्ट सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। ये समझिए कि हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित हो रहा है और उसकी मृत्यु हो रही है। ये भारत का डेटा है। दुख की बात यह है कि करीबन 2020 तक हमें ऐसा लगता है कि भारत शायद विश्व का हृदय रोग का कैपिटल बन जाएगा। रीजन क्या आपको लगता है कि मतलब अब जो केसेस हैं वो बढ़ने लगे हैं? क्या लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज अब हर किसी में देखी जा रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से ये बीमारी अब बढ़ती जा रही है। स्ट्रेस एक ऐसा एक नया रिस्क फैक्टर आया है जो पहले नहीं देखा जाता था। अब आप हमारे एज ग्रुप के लोग हैं 30 से 40 के, 40 से 50 के। ये जो एज ग्रुप है वर्किंग एज ग्रुप है। इस समय जो इंडिविजुअल होता है वो अपने काम में व्यस्त रहता है। दिन भर की भागदौड़ होती है, स्ट्रेस होता है, खाने का समय नहीं, आराम का समय नहीं, व्यायाम का समय नहीं। तो ये जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है ये एक नया रिस्क फैक्टर है जिसने के जो आमतौर पर हृदय रोग की उम्र थी उसको 1 दशक पीछे खींच लिया है। और किस एज ग्रुप के यहाँ पर लोग ज्यादातर आते हैं? आपके पेशेंट अगर बात करें तो किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज यहाँ पर पाई जा रही है? देखिए, हार्ट डिजीज अभी भी सबसे ज्यादा एज ग्रुप जो है वो 50 प्लस ही है, लेकिन पिछले 1 दशक में इसमें चेंज ये देखा गया है कि अब 40 से 50 की एज ग्रुप और 30 से 40 की एज ग्रुप के भी मरीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब आने लगे हैं। यहाँ तक कि 20 से 30 साल की उम्र के मरीजों में भी हार्ट अटैक देखा जाने लगा है, उनकी एंजियोप्लास्टी होती है। उसका रीजन जो अब कम उम्र के लोगों को हार्ट डिजीज हो रही है, इसका रीजन क्या है? जैसे हमने एक बताया कि सबसे पहला तो स्ट्रेस का ही फैक्टर है, क्योंकि ये एज ग्रुप है जब लोग अपने करियर बनाने में व्यस्त होते हैं और पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। तो एक स्ट्रेस तो है ही, साथ में जो लाइफस्टाइल में चेंज आया है, धूम्रपान ज्यादा करना, अल्कोहल का ज्यादा प्रयोग होना, और एक जो लाइफस्टाइल आया है काउच पोटैटो वाला के हर समय टीवी के सामने ही रहना, कुछ चलना फिरना नहीं, व्यायाम नहीं करना,
ये जो लाइफस्टाइल के चेंज है इसने धीरे धीरे करके इस बीमारी की प्रेवलेंस इस एज ग्रुप में बढ़ा दी है। तो ऐसे में क्या आप सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए, खास तौर पर यंगर जनरेशन को, कि आगे उनको उस तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? देखिए, यंगर जनरेशन के लिए से मेरी अपील ये रहेगी कि एक तो ये समझें कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसका इलाज केवल उन्हीं के पास है। स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने पूरे दिन को प्लान करके चलें। सुबह जब उठें तो पूरा प्लान हो कि आज क्या क्या किस समय पे करेंगे। भाग दौड़ की कोई जरूरत नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजों में चेंज करना है। यदि आपका जॉब ऐसा है कि आप 5 से 6 घंटे बैठे रहते हैं तो वो आपकी बीमारी के चांसेस को बढ़ा देगा। तो सिंपल सी बात है, आप हर 1-1.5 घंटे में उठें, घूम लें, कोई फोन आता है तो फोन पे चलते हुए बात करें। इस तरह ऑफिस से थोड़ी दूर अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, सीढ़ी से चढ़ के जाएं, लिफ्ट का प्रयोग कम करें। एक तो रूटीन बात होगी। नींद को बढ़ाएं, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ये देखा गया है एक स्टडी में, अगर 6 घंटे से कम नींद जो ले रहे हैं उनमें हार्ट रोग के चांसेस 2 गुने से ज्यादा हो जाते हैं। तो ये तो एक जनरल बात हुई। फिर खान पीन में भी काफी चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है, और उसमें ये है कि जो हम जब सामान खरीदते खाने हैं, पे माफ कीजिएगा डॉक्टर विनेश, मैं आपको रोक रही हूं यहाँ पर। एक कॉलर हमारे साथ है, उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को जारी रखेंगे। लखनऊ से कन्हैया है हमारे साथ दर्शक। जी बताइए कन्हैया, आपका सवाल क्या है? कन्हैया, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मैडम। हाँ, सवाल पूछिए अपना। हाँ, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल मेरा ये है कि जब मैं मेरा जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लॉक बताता है और बता रहा है कि आपका ईसीजी है वो सही नहीं आ रहे हैं, और इसमें एक और समस्या आ रही है मेरी कि मेरी बीपी जो है वो हमेशा 160 और नीचे की 100 इतनी रहती है। तो इसके लिए मेरे को क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जो आपकी समस्या है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो आपको ब्लड प्रेशर की, उच्च रक्तचाप की बीमारी है। साथ में जो आपने लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लॉक आपने बताया वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, पर ये जरूर है कि जितना ब्लड प्रेशर आप बता रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और इससे लंबे समय पे हृदय और शरीर के अन्य अंगों पर भी खराब प्रभाव हो सकते हैं। तो पहले तो काम यह है कि आप अपने नियरेस्ट किसी भी हृदय रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचिए और उनसे इस चीज़ का पूरा इलाज कराइए। दूसरा ये है कि इसमें और तरह के जानकारी की ज़रूरत होगी, जैसे इकोकार्डियोग्राफी की जांच होती है, जिससे हार्ट की जो मेन ताकत है, स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है, ये देखा जाता है, हार्ट की पावर देखी जाती है, ये आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह की दवा आपको लेनी चाहिए। पर जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा आपको है तो आपको थोड़ा सा नमक का प्रयोग अपनी डाइट में कम कर देना चाहिए। तो बीपी का सीधे असर यहाँ पर हार्ट पे पड़ता है, तो उसको कंट्रोल करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बहुत से केसेस आजकल ये आ रहे हैं कि हाई बीपी की बहुत शिकायत रहती है लोगों को, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हाई बीपी भी एक इसी रोग से शुरू हुआ है, जो स्ट्रेस और लाइफस्टाइल चेंज हम कहते हैं। तो एक तो ये है कि भाई, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि स्ट्रेस को कैसे कम करें, लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें। इसके अलावा हम आम तौर पे अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराते। 40 की उम्र के बाद हमें साल में एक बार तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि जब सर में दर्द होगा या सर में भारीपन होता है तब बीपी बढ़ा हुआ होता है, वो तभी जाके चेक कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और हमें उसके कोई सिम्टम ही नहीं मिलते। जब हम जाके डॉक्टर को दिखाते हैं तब तक हमारे हृदय पर कुछ ना कुछ आघात हो चुका होता है या किडनीज पे आघात हो चुका हो। तो एक तो हम अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करें, दूसरा खाने पीने में, जैसे मैंने पहले बोला, नमक की मात्रा को थोड़ा हल्का करें। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, लखनऊ से मोहम्मद यूनुस है हमारे साथ। जी बताइए यूनुस, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे लेफ्ट साइड में हार्ट में रेगुलर लास्ट ईयर से पेन होता है। जी हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम कर ले यूनुस, और उसके बाद सवाल पूछिए आप अपना। लास्ट ईयर मैंने फिर कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क भी किया है। जी बोले आगे। जी, लास्ट ईयर से मैं 2-3 बार कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में हूँ, और उन्होंने ईसीजी भी कराया था और फिर इको भी कराया और टीएमटी भी कराया जी। तो उसमें नॉर्मल हमारी रिपोर्ट आई है। लास्ट 1 साल हो गया है रिपोर्ट कराए हुए, लेकिन फिर भी हमारे लेफ्ट साइड में रेगुलर पेन बना रहता है, और जब मैं स्लीपिंग के टाइम में हमको ज्यादा परेशानी महसूस होती है। पेन की शिकायत है क्या? जी, जिस तरह के आप लक्षण बता रहे हैं, वैसे हृदय रोग के लक्षण नहीं लगते। आपने बताया कि इको भी हो चुका है, टीएमटी की भी जांच हो चुकी है। टीएमटी की कैसी जांच होती है जिसमें हम
आपको दौड़ाते हैं और दौड़ा के देखते हैं कि हृदय के ऊपर कोई असर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर टीएमटी नॉर्मल आया है तो कोई मेजर हार्ट की बीमारी होने के चांसेस तो कम है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। अगर आपको फिर भी दर्द हो रहा है और 1 साल हो चुका है तो एक तो या तो टीएमटी दोबारा रिपीट कराएं, नहीं तो एक टेस्ट होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का, वो भी किया जा सकता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि टीएमटी फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव दे सकता है। तो यदि आपकी समस्या बनी हुई है तो एक बार पहले टीएमटी रिपीट करा लीजिए, और उसमें भी अगर शक की कोई बात रह जाती है तो फिर हमारे पास और टेस्ट हैं उसको देखने के लिए। जैसे कि आपने कहा डॉक्टर मनीष, अभी जो हमारे दर्शक ने सवाल पूछा कि ये हार्ट डिजीज नहीं है, आप दोबारा चेक करवाएं, ऐसे में सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आप को ये पता चले कि ये हार्ट डिजीज है या फिर नहीं है? सिम्टम्स क्या, जो इनिशियल सिम्टम्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा जानकारी दें। देखिए, एक तो आम सिम्टम जो सब लोग जानते हैं या सुना होता है वो है कि छाती में दर्द होना, और इसमें मैं ये बता दूं कि छाती में जो दर्द हो रहा है वो जरूरी नहीं हार्ट के कारण ही हो रहा हो, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, तो यदि छाती में दर्द हो रहा है तो ये पहला सिम्टम है जिसमें हम सोचें कि हृदय रोग की शुरुआत तो नहीं हो गई है। खासकर छाती में अगर दर्द हो रहा है और उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है या जबड़े में जा रहा है, हाँ। तो हृदय रोग होने के चांसेस हैं, इसे हम एंजाइना पेन कहते हैं। Okay. और भी ज्यादा अगर हमें चलने में कुछ मेहनत करने पर इस तरह का दर्द होता है तो भी चांसेस है कि हृदय रोग तो और हो डॉक्टर सकता के है। पास आप उसके बाद तुरंत जाएं। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर बीके तिवारी हमारे साथ एक और दर्शक हैं। जी बताइए बीके तिवारी जी, आपका सवाल क्या है? टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लिया और सवाल पूछे अपना। हाँ मैडम नमस्कार। जी सवाल पूछे। मैडम मेरा 2008 में एंजियोप्लास्टी हुआ था, जी उसके बाद 2013 में एलईडी किया था छत्तीसगढ़ में अपोलो हॉस्पिटल में। जी और मैं जब भी अपोलो हॉस्पिटल में जाता हूँ अपना चेकअप के लिए, तो बोलते हैं आपका हार्ट ठीक है, टीएमटी मेरा चेक होता है, सब एवरीथिंग जो के बताता है। लेकिन जो मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, क्या उसको मैं कंटिन्यू रखूँ? जब वो लोग ठीक बताते हैं उसको चालू रखूँ कि उससे कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा? जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा और जो अक्सर सभी मरीज कभी ना कभी हमसे पूछते हैं। देखिए, दुर्भाग्यवश हृदय रोग की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जब एक बार लग जाती है तो उसका इलाज तो जिंदगी भर रहता है। ये हो सकता है कि समय समय पर दवाओं को बढ़ाना या घटाना पड़े। जैसा कि आपने बताया कि आपको एंजियोप्लास्टी की गई है 2008 में और उसके बाद शायद दोबारा एक बार फिर वही प्रोसीजर करना पड़ा, तो हार्ट आपका ठीक काम कर रहा है, लेकिन उसे ठीक चलाए रखने के लिए, आपके स्टेंट्स को पेटेंट रखने के लिए या खून का सप्लाई बनाए रखने के लिए हमें खून पतला करने की दवाएं लेनी पड़ती हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो हमें ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाएं भी ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी। ओके, कुसुम लता जैन है हमारे साथ राजस्थान से अगले दर्शक। जी बताइए आपका सवाल। हाँ मैम, हमारे ये है कि हमारे जो ये वॉल रहता है ना, वॉल में जहाँ तो ये खून जमता है तो उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। जी जी तो वो क्या डायबिटीज भी है मैम? मैं ये जानना चाहूंगा, आप ये हार्ट के वाल्व की बात कर रहे हैं या हृदय की नसों में कहीं रुकावट बताई गई है? नहीं, हृदय के नसों में रुकावट नहीं है, उसके जी। ऊपर कोलेस्ट्रॉल बताया है। ओके नसों के ऊपर। जी जी जी। तो आपको कोई एंजियोप्लास्टी के बारे में सुझाव दिया गया है क्या? नहीं नहीं, सुझाव तो नहीं दिया। बेंगलोर दिखाया था डॉक्टर को, वो मणिपाल हॉस्पिटल में, जी। तो उन्होंने तो केवल दवाई लिखी थी और शुगर के लिए, और सुबह बोला था कि गर्म पानी पियो और ऐसा दवाई ही लिखी थी केवल। जी देखिए, तो क्या बॉडी में वीकनेस महसूस होती है? जी देखिए, ऐसा है आपकी जो समस्या है थोड़ी जटिल लगती है। जो आप कह रही हैं, शायद अगर मैं सही समझ रहा हूँ, वो ये है कि हृदय की नस में कहीं रुकावट थी, उसके साथ साथ वहाँ कैल्शियम का जमाव भी देखा गया। अब ऐसा हो सकता है कि कैल्शियम का जमाव हो, रुकावट हो, लेकिन यदि वो 70% से कम है तो उसको फिर दवाइयों पे ही उसका इलाज किया जाएगा। यदि ये इससे ज़्यादा है तो उसको खोल दिया जाता है। कभी कभी कैल्शियम का जमाव बहुत ज़्यादा होता है जो आम एंजियोप्लास्टी द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके इसमें नई तकनीक आती है जिसे रोटाब्लेशन कहते हैं, जिसमें एक ड्रिलिंग मशीन द्वारा उस कैल्शियम को हटा के वहाँ छल्ले डाले जाते हैं। तो आप अपने हृदय रोग विशेषज्ञ के कॉन्टैक्ट में रहें और जब वो आपको बताएं कि किसी आगे प्रोसीजर की ज़रूरत है, बिल्कुल उसे आगे बढ़ के करवाएं। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। नीतीश कुमार अगले दर्शक हमारे साथ यूपी से हैं। जी बताइए नीतीश कुमार जी, आपका सवाल क्या है? जी हाँ, सवाल पूछिए अपना। नीतीश जी, आप सुन पा रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। जी हाँ, सवाल पूछे, आपकी आवाज आ रही है। आप क्लियरली आपको नहीं सुन पा रहा हूँ।
चलिए दोबारा कॉल करने की कोशिश आप कीजिए नीतीश जी, क्योंकि आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही थी। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर हृदय रोग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी वो चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर विनीश जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर विनीश, खाने के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, ऐसे में जो पीड़ित होते हैं उनको खाने में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि खाना किसी भी बीमारी के इलाज में प्रॉपर खाना या प्रॉपर डाइट सबसे इम्पोर्टेंट जगह रखता है। तो ये समझिए कि खाने में हमें क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे मोटी मोटी बात है फैट्स पर। तो जो हृदय रोग से ग्रसित लोग हैं या जो नहीं भी हैं और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं, उन्हें अपने फैट्स की मात्रा को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। किसी भी समय फैट से मिलने वाली जो हमें एनर्जी है वो हमारी 20 से 30% हमारी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट के से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अब इसमें दो तरह के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। आप जब कभी बाहर जाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं या कोई फास्ट फूड खाते हैं या फिर कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, आप उसमें पीछे पढ़ के देखिए तो उसमें लिखा होता है ट्रांस फैटी एसिड का कितना कंटेंट है। ये ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं ये हमारे लिए कॉलर जुड़ के उनका सवाल ले लेते हैं। पहले नरेंद्र हैं जोधपुर से हमारे साथ। जी नरेंद्र, बताइए आपका सवाल। जी मैं नमस्कार साहब, मैं 45 एज है मेरी और मेरे लेफ्ट में कॉन्स्टेंटली पेन होता रहता है। मैंने इको भी कराया है लेकिन फिर भी उसमें कभी कुछ नहीं निकला और दर्द मेरे बहुत होता है, कई बार नींद भी खुल जाती है दर्द में मेरी। जी, जैसा आपने बताया कि आपने इको करवाया है और उसमें कुछ नहीं निकला। देखिए, ये बात समझने की है कि इको जो टेस्ट है वो केवल हार्ट की पावर के बारे में और वाल्व्स के बारे में हमें बताता है, लेकिन हमें ये नहीं बता पाता कि हार्ट की नसों में कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। जो आपको प्रॉब्लम है उसके लिए एक टीएमटी का टेस्ट पहले करा जाएगा, यदि आप दौड़ सकते हैं तो। यदि टीएमटी के टेस्ट में कोई शक बढ़ता है तो फिर आगे टेस्ट जैसे कि एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी या इन्वेसिव एंजियोग्राफी आपको करानी होगी। तो पहला टेस्ट होगा कि आप टीएमटी करवाएं यदि दर्द बार बार आपको सता रहा है तो। बिल्कुल। रजनी पाठक एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी बताइए आपका सवाल। रजनी जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो। जी हाँ, सवाल पूछिए अपना। हाँ, और यार मैं रजनी पाठक बोल रही हूँ। जी हेलो। जी हाँ, सवाल पूछिए रजनी जी। जी जी, मुझे बहुत समय से डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और समय समय पर बढ़ती जा रही है उम्र के हिसाब से 50 साल के ऊपर। तो क्या ये कभी हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि अब मैं उस उम्र में आ गई हूँ कि मुझे डर लगता है। शायद उन्होंने कहा कि नहीं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट। देखिए, डिप्रेशन हार्ट डिजीज के कारण बन सकता है और इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसका इलाज तो कराएं, लेकिन ये समझिए कि अगर डिप्रेशन ही आपका स्ट्रेस का कारण बन जाएगा तो हार्ट डिजीज़ वो वैसे ही कर देगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप ये समझिए कि आप जितना खुश रहेंगे, जितना कि स्ट्रेस मुक्त रहेंगे, उतना ही बेहतर है। तो आगे चल के कोई बीमारी हमें ना हो उसके लिए बेहतर है कि हम अपना डिप्रेशन का इलाज कराएं, लेकिन इसको ऐसा ना समझे कि अब डिप्रेशन हो गया तो हार्ट की बीमारी हो ही जाएगी। इग्नोर नहीं करना चाहिए कोई भी डिजीज को। यहाँ पे मुंबई से प्रिया हमारे साथ हैं। प्रिया जी, बताइए आपका सवाल क्या है? तो लगता है संपर्क टूट गया है प्रिया से। ट्रांस फैट की डॉक्टर विनीश जी, हम बात कर रहे थे ट्रांस फैट एसिड्स के बारे में। तो जब हम पीछे पड़े तो हमें जीरो ट्रांस फैट वाले ही प्रोडक्ट लेने चाहिए। ये हार्मफुल होते हैं और इनसे जो हमारा प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है उसको और कम कर देते हैं। तो इस किसी भी चीज़ पे अगर हाइड्रोजनेटेड या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हुआ है वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें जब हम कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं वो हमें एनर्जी तो देते हैं, लेकिन ये हमें देखना है कि हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो आप सुनते हैं, ब्राउन राइस या ब्राउन ब्रेड, ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ये शुगर की मात्रा को भी धीरे धीरे ही बढ़ने देते हैं और ये हमारे हार्ट के लिए भी बेहतर है, क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बेहतर कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ये बढ़ाते हैं। आजकल हमने देखा है, अभी कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ आई थी, कार्डियक अरेस्ट, दिल का धड़कना एकदम से बंद हो जाता है, और उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उसके केसेस भी अब बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे केसेस आ चुके हैं अब तक हाल ही में मीडिया में। देखिए, ऐसा है कि कार्डियक अरेस्ट एक बहुत बड़ा विषय है और कार्डियक अरेस्ट के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन कारण तो यह है कि कोई हृदय रोग से ग्रसित इंसान है जिसकी धमनियों में ब्लड संचार रुका है, उसे एकदम से हृदय घात होता है या हार्ट अटैक होता है, और उस समय हार्ट की बहुत से लोग इसको हार्ट अटैक से भी जोड़कर देखते हैं। तो ये क्या अलग अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक? बिल्कुल।
कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट का बंद हो जाना। ये किसी भी कारण से हो सकता है। इसका एक कारण तो जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक हुआ उस दौरान ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हार्ट अटैक हो, किसी का हार्ट कमजोर हो सकता है और उस तरह के मरीजों में एक इस तरह की धड़कन का पैटर्न बन जाता है जो कि कभी 200 कभी 300 तक पहुंचती है और ऐसे में हार्ट बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी तरह शरीर में अगर पोटेशियम की मात्रा बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए तब ऐसा हो सकता है। कई जेनेटिक बीमारियां हैं जिसमें कि जिन्हें हम सडन कार्डियक डेथ सिंड्रोम्स कहते हैं, जिसमें सडनली हार्ट का जो बीटिंग है अचानक से रुक सकती है। कई खिलाड़ियों में भी आपने सुना होगा कभी खेलते खेलते अचानक से गिर जाते हैं, वो भी एक अलग बीमारी है। रोकना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर विनीश आपको। 2 कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं। एमपी से सीमा है जी, बताइए सीमा आपका सवाल क्या है? जी मैम, मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल है, बट टीएमटी वगैरह सभी कुछ नॉर्मल है। तो क्या हाई कोलेस्ट्रॉल भी हार्ट डिजीज के लिए हो सकता है? जगदीश का भी सवाल ले लेते हैं। और तो ठीक है, फैट वगैरह बंद कर दिया है। जी जगदीश भी हमारे साथ है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी बताइए जगदीश। मैम ऐसा है, मेरे को पेस मेकर लगा हुआ है। हाँ हेलो जी पूछे। बोलूं मैं? जी हाँ बोले। हाँ मैम, मेरे को पेस मेकर लगा हुआ है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पल्स रेट है ये मेरा 60 फिक्स किया हुआ है, तो इससे कुछ नीचे भी आ जाता है कई बार, तो ये कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? जी, तो हम एक एक करके जवाब देते हैं। जो पहला सवाल था कि सारे टेस्ट ठीक आए हैं, बस कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो समझिए कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हृदय रोग के बनने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। जहाँ तक मैं सुन पाया, आपने ये कहा कि आपने फैट कम कर दिया है खाने में, तो एक तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है और एक्सरसाइज वगैरह तो आप करें, पर इसके लिए आपको दवा भी लेनी पड़ेगी। यदि 2 महीने के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी रहती है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको अपने हृदय रोग विशेषज्ञ को मिलना पड़ेगा। जो दूसरा सवाल था पेसमेकर के बारे में, देखिए पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस है, जब हृदय की गति कम हो जाती है तो उसको लगाते हैं, जिससे कि वो एक कृत्रिम गति बनाता है। इसको हम अलग अलग रेट पे सेट करते हैं। आपके पेसमेकर का आपने बताया 60 के ऊपर सेट है। देखिए अगर रेट आपकी 40 से नीचे जा रही है पेसमेकर के बावजूद, तो इसका मतलब है या तो उसकी बैटरी खत्म हो गई है या उसकी लीड में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपनी इस बात को भी कंटिन्यू करना चाहूंगी जो मैंने सवाल आपसे किया था कार्डियक अरेस्ट। हाँ जी, तो कार्डियक अरेस्ट में हम ये बात कर रहे थे कि जैसे हम बात कर रहे थे, कई बार खिलाड़ियों में भी हम देखते हैं, तो ऐसे लोगों में भी होता है कि दौड़ते दौड़ते एकदम से हार्ट का बंद हो जाना। तो ये क्योंकि ये बीमारियां जेनेटिक भी होती हैं, कई बार एक्वायर्ड होती हैं, कई बार मेटाबॉलिक होती हैं, सोडियम पोटेशियम के अंतरों से होती है, तो ये कई कारणों से हो सकती है। इसीलिए अब आपने देखा होगा कि कई सारे एयरपोर्ट्स पे डिफिब्रिलेटर यानी शॉक देने वाली मशीन को रखना कंपलसरी हो गया है। कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में ये मशीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नॉर्मल बेसिक चीज़ों का ख्याल जिसे कहा जाता है, उनकी तरफ अगर गौर करें तो क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए अगर कोई हार्ट डिजीज़ से पीड़ित है तो नहीं? देखिए जो हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, तो एक तो यदि अगर डायग्नोज्ड हार्ट डिजीज है, एक तो दवा उनको बताई जाती है, एक सॉर्बिट्रेट की दवा होती है जो जीभ के नीचे रखने के लिए इमरजेंसी में दी जाती है। तो एक तो वो अपने साथ हमेशा रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि कभी भी उन्हें दर्द हो तो एक सिंपल डिस्प्रिन की टैबलेट होती है जो हर घर में ऐसे अवेलेबल होती है, नहीं तो अपने पास रख सकते हैं। जब कभी भी ऐसा दर्द हो जो लगता है कि भाई कहीं हृदय का दर्द तो दोबारा नहीं हुआ, पहले जैसा ही दर्द तो नहीं है, उसको आधी गोली उसी समय चबा लें। ये है। इसके अलावा जब भी दिक्कत महसूस करें, पहले अपना बीपी चेक करें, पल्स चेक करें और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर दिक्कत बनी रहती है 15 से 20 मिनट तक सॉर्बिट्रेट लेने के बाद भी, डिस्प्रिन लेने के बाद भी, तो तुरंत हमें पास के अस्पताल में जाके अपना ईसीजी करा लेना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज में भी किसी तरीके का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, लालू भाई हैं हमारे साथ गुजरात से। जी लालू भाई जी बताइए आपका सवाल। मैम नमस्ते, मेरा सवाल है, मेरे पिताजी जो है ना, उनकी मैंने अंदर जो एंजियोग्राफी करवाते हैं उसके बाद एंजियोप्लास्टी करवाई हुई है, और लेकिन कई ये 3-4 साल हो गए उनको एंजियोप्लास्टी करवाए हुए। कई बार उनको पाल्पिटेशन फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अनियमित चलने लगता है। फिर हम लोग उनको ट्रीटमेंट देते हैं, ये जो कार्डियोरन होता है 250 उसका इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो ये बार बार ये क्यों हो जाता है, ये पाल्पिटेशन फिब्रिलेशन क्यों होता है? देखिए
देखिए, दो तरह की समस्या हो सकती हैं। एक तो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन और एक होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आप जैसे बता रहे हैं, मुझे लगता है एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम है। इसमें हृदय की गति कभी कभी बढ़ के 200 से 300 तक भी पहुंच जाती है। ये जो सिचुएशन है, ये हृदय रोगों के मरीजों में भी होती है, पर उम्र के साथ जैसे जैसे हृदय का स्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे वैसे ये डिजीज भी डेवलप हो जाती है। अगर देखा जाए 80 साल की उम्र के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो कारण ये भी हो सकता है कि अभी भी उनकी नसों में सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है, इस वजह से ये आ जाता है, या ये हो सकता है कि उनके पहले जो अटैक हुआ उसके कारण हार्ट फैल गया हो और ये बार बार जो रिदम डिस्टर्बेंस है होती हो। इसके लिए लगातार दवाइयां लेनी पड़ेंगी। दूसरी समस्या अगर ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की है, जो ज़्यादा घातक होती है, जिसमें कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कार्डियक अरेस्ट की भी संभावना होती है। यदि आपके डॉक्टर ये बताते हैं कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो इसमें एक डिवाइस आता है, इसे हम इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर कहते हैं। तो जो मशीन हम देखते हैं, शॉक देने वाली मशीन, वही शरीर के अंदर फिट कर देते हैं और उस मशीन द्वारा जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो शॉक डिलीवर होता है और मरीज की जान बच सकती है। तो ये सिचुएशन के बारे में आपके जो हृदय रोग विशेषज्ञ आपको बेहतर बता पाएंगे, पर अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसका लंबे समय तक इलाज चलेगा, दवाइयां चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनीश जैन, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब आपने दिए। इसी के साथ मिशन फिट रहो में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।